हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई अब कैसे प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजे तक पहुंच गई और ये पूरा घटनाक्रम अब एक बहुत बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी उपचुनावों की अग्नि परीक्षा से पहले लोकसभा के चुनाव में मिली हार की समीक्षा को पूरा कर लेना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली आकर मुलाकात की है, जो लगभग 1 घंटे तक चली और इस बैठक की टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से पहले ही मिल चुके हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद आज भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि भूपेंद्र चौधरी के बाद जब वो प्रधानमंत्री से मिलकर गए तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और ये मुलाकात 2 घंटे तक चली और इस मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर गए और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। ये तीनों राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हैं कि इन्हें बीजेपी के लिए काफी अप्रत्याशित माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी में आमतौर पर ऐसी बैठकें बहुत कम होती हैं। प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन अभी अगर ऐसा हो रहा है तो इससे इतना जरूर स्पष्ट है कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर बहुत बड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है और भविष्य में उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ा बदलाव आप सबको देखने को मिल सकता है। और जब यह बदलाव होगा तो इस बदलाव की मुख्य रूप से 3 कड़ियां होंगी, जिनमें पहली कड़ी है पार्टी संगठन, जिसके प्रमुख हैं भूपेंद्र चौधरी। दूसरी कड़ी है सरकार की, जिसके प्रमुख हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तीसरी कड़ी है केंद्रीय नेतृत्व। इस मंथन के बीच आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद सोशल मीडिया पर सरकार और संगठन को लेकर एक बहुत बड़ी बात लिख दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है और कार्यकर्ता ही मेरा गौरव है। और इन बातों से ऐसा लगता है कि अब केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और वो खुलकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा और सरकार ने अपने आप को संगठन से बड़ा समझ लिया है और वो इस समीक्षा को सरकार वर्सेस संगठन पर केंद्रित करना चाहते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाम बीजेपी का संगठन। और हार की जिम्मेदारी लेने वाली गाड़ी को अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर की तरफ मोड़ दिया है। और यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य खुद पिछले 7 वर्षों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और वो खुद भी सरकार का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार सरकार वर्सेस संगठन का मुद्दा उठाकर संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं, जबकि सरकार में तो वो खुद भी मौजूद है, यानी वो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी वो ये कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और इशारा उनका कहीं ना कहीं सरकार की तरफ है और सरकार का मतलब योगी आदित्यनाथ की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 40% आबादी है, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें पहले उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और अब भी उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली हुई है। हालांकि यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में सबसे ऊपर आते हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो खुद अपनी सीट पर 1 बार नहीं बल्कि 3 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से ही चुनाव हार गए थे और बाद में पार्टी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाया था। इसके अलावा जिस कौशांबी क्षेत्र में केशव प्रसाद मौर्य राजनीति करते हैं, उस लोकसभा सीट पर भी इस बार वो बीजेपी को जिता नहीं पाए और इसीलिए यहां अगर सरकार वर्सेस संगठन की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य खुद अभी राजनीतिक रूप से थोड़े से कमजोर हुए हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य की तुलना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
5 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार एमएलसी और 1 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जो अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा से बीजेपी को सत्ता में ला पाए हैं। और सरकार में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिप्टी हैं, लेकिन उम्र में वो योगी आदित्यनाथ से 3 साल बड़े हैं। केशव प्रसाद मौर्य 55 वर्ष के हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय 52 वर्ष के हैं। और आज भी जब इतनी बैठकें चल रही हैं, तब लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सामान्य है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई और बड़ी बात यह है कि इस टीम से उन्होंने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अलग रखा है। इस स्पेशल 30 की टीम में ना तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम है और ना ही दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम है। और इसका कारण शायद यह हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, तब इस हार में केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी संगठन की भी भूमिका थी, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव थे। लेकिन ये विधानसभा के उपचुनाव हैं और अगर इन चुनावों में बीजेपी हार गई तो इस हार के लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा और इसलिए वो अब अपनी स्पेशल 30 की टीम के साथ इन उपचुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। और इन 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं अभी और 5 सीटें एनडीए के पास थीं, जिनमें 3 सीटें बीजेपी के पास थी। तो ये उसका ब्रेकअप है। और जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट भी है, जहां से अवधेश प्रसाद अभी सांसद बने हैं। अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से लोकसभा के सांसद बन चुके हैं और ऐसी खबरें हैं कि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव लड़वा सकते हैं। और अगर बीजेपी को विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ना है, यानी विपक्ष ने जो नैरेटिव तैयार किया कि देखिए बीजेपी इस बार लोकसभा में अयोध्या भी हार गई, अगर इस नैरेटिव को तोड़ना है तो बीजेपी को किसी भी तरह से उपचुनाव में अयोध्या की ये मिल्कीपुर सीट जीतनी ही पड़ेगी। और इस बात को योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आज उन्होंने उपचुनाव पर मंथन करने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। हालांकि इस राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के नेताओं को बड़ा मजा आ रहा है और विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी जिसे बड़ा अनुशासित पार्टी माना जाता था, पार्टी विद डिफरेंस माना जाता था, उसी पार्टी में अब इतने ज्यादा अंदरूनी मतभेद हो गए हैं, इतनी ज्यादा अंदर कलह चल रही है। और उनका यह आरोप है कि जब पूरी बीजेपी आपस में लड़ने में व्यस्त है, तो ऐसे में बीजेपी में प्रशासन और सरकार अनदेखी कर रही है आम लोगों के साथ, क्योंकि सरकार जो है, प्रशासन जो है, उसका सरकार चलाने में अभी समय नहीं जा रहा है, बल्कि वो आपस में लड़ाई करने में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है और ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया। अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में, इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के, अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है, तो केवल और केवल भाजपा में है।
और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है। जब हम परिणाम आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं, और परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़े स्तर पर आत्ममंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के नतीजों ने चौंकाया है और बीजेपी अच्छी तरह से बात जानती है कि अगर अगली लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो अगली बार भी वो बहुमत से पीछे रह जाएगी। क्योंकि आप याद कीजिए 2014 में भी जब बीजेपी ने बहुमत लिया था तो उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान था और कोई भी पार्टी बिना उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किए बहुमत तक पहुंच नहीं सकती। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती थी हाल के वर्षों में, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उससे बीजेपी बिल्कुल सख्ते में आ गई है। और अब 3 कड़ियां, जैसे हमने आपको बताया था, इसकी जिम्मेदारी 3 लोग ले सकते हैं। एक, प्रदेश का संगठन यानी प्रदेश अध्यक्ष, दूसरा प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ, और तीसरी बात केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि जो बड़े लेवल पर रणनीति बनती है वो तो केंद्रीय नेतृत्व ही बनाता है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो चुनावों के तुरंत बाद पहले ही ये कह चुके हैं कि मैं सारी जिम्मेदारी इसकी लेने के लिए तैयार हूं, इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। शायद बीजेपी ये इंतजार कर रही है कि योगी आदित्यनाथ भी ये कहें कि इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और ये बात योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कही नहीं है। या तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ खुद जानते हैं कि वो इस हार के लिए जिम्मेदार है ही नहीं, और तब से लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमें खबरें मिल रही हैं उससे यह समझ में आ रहा है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ को बदलने का कोई सवाल नहीं है। योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा आज बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, और बीजेपी इतना बड़ा रिस्क अभी नहीं ले पाएगी। इसलिए वो योगी आदित्यनाथ के साथ ही आगे चलेंगे और संगठन में कुछ बदलाव करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि अगले 2.5 वर्षों में संगठन को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं की जो शिकायतें हैं उन्हें दूर किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश का है और ओबीसी का जो वोट बैंक है, जो इस बार बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास चला गया, बीजेपी उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश जरूर करेगी। तो अगले 2.5 साल का जो ये रोड मैप है ये तैयार है, लेकिन इस रोड मैप के लिए खिलाड़ी कौन से होंगे, वो टीम कौन सी चुनी जाएगी, ये अभी बीजेपी को तय करना है।